देन उसके बाद प्लाज्मा, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने समझा था, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेन्स ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्यूट्स। प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये देखना यहाँ पे, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेन्स अप्रॉक्सिमेटली सेम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्यूट्स। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो कैपिलरी होती है, जो ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन होता है, ये कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल होता है, इसमें पोर्स होते हैं जो कि इसको एलो करते हैं, क्या एलो करते हैं इसकी फ्लूइड की मूवमेंट को। तो यहाँ के इलेक्ट्रोलाइट्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का नर्सड एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स और उनके कंपोजिशन के बारे में। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट्स नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि इंट्रासेलुलर विद इन द सेल जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड जो है इनमें कॉन्स्टिट्यूशन किस किस की बनी होती है, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन होता है जो लंग्स से आता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? इनको इलेक्ट्रोलाइट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में डिजॉल्व होने पर आयंस में डिवाइड होते हैं, आयंस में अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, जो कि फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू द आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड को ही हम टेबल साल्ट बोलते हैं। याद रखना है, जो डिसोसिएट होता है जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं अपने इंडिविजुअल आयंस में, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। द आयंस दैट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कैटाइंस। जो आयंस कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज उनको हम कैटाइंस बोलते हैं, और जो आयंस होते हैं जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज उनको हम एनाइंस बोलते हैं। द कॉमन कैटाइंस, ये सारी बेसिक्स है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ। द कॉमन कैटाइंस इन बॉडी फ्लूइड्स आर सोडियम। कॉमन कैटाइंस हमारी बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाने वाले सोडियम पॉजिटिव होता है, पोटेशियम के पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, है ना। और कॉमन एनाइंस हमारी बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाने वाले क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, एनाइंस और कैटाइन जब मिलके जो है साल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑस्मोलैलिटी। बहुत सारों को पता होगा और किसी किसी को पता नहीं होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। ऑस्मोलैलिटी एक मेजर होती है जो हमें बताती है कि 1 लीटर वाटर में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व हुए हैं। ये एक मेजर होती है। ऑस्मोलैलिटी क्या है? एक मेजर होती है जो हमें बताती है कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट्स या पार्टिकल्स डिजॉल्व हुए होते हैं। ये सोल्यूट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? आयन्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, या फिर प्रोटीन्स हो सकते हैं। सिंपल टर्म्स में ऑस्मोलैलिटी से हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स में कितने पार्टिकल्स डिजॉल्वड हैं, कितने पार्टिकल्स घुले हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पानी में जो है शुगर डालते हैं, जितनी ज़्यादा शुगर डालेंगे उतना ही सोल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड होगा। इसी तरह ऑस्मोलैलिटी से हमें पता चलता है कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में कितने सोल्यूट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये ऑस्मोलैलिटी की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऑस्मोलैलिटी का ठीक होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये हमें हाइड्रेशन स्टेटस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और किडनी फंक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज दिया है 280 to 300 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर। ठीक है, देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको रट्टा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको ये वैल्यूज़ दिखेंगे, बार बार आपको टीचर्स अपने जो है जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि बताओ सोडियम का क्या नॉर्मल वैल्यू है ब्लड में, क्या पोटेशियम का क्या हमारी बॉडी में क्या वैल्यू होता है। ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम का 136 to 1, या कोई कुछ बुक्स इसमें जो है 135 भी लिखते हैं, 135 to 145। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। 136 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड का 98 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 22 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट, जिसको ICO3 नेगेटिव से डिनोट करते हैं, बाइकार्बोनेट में अगर हम एट्रियल सर्कुलेशन की बात करें उसमें 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। वीनस सर्कुलेशन की बात करें उनमें 24 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। टोटल कैल्शियम हमारी बॉडी में 8.4 to 10.5 mg पर डेसीलीटर होगा। आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है वो कितना होगा? 4.5 to 5.3 mg पर डेसीलीटर। आयोनाइज्ड कैल्शियम क्या होता है? आयोनाइज्ड कैल्शियम का मतलब होता है, ये वो कैल्शियम होता है जो ब्लड में फ्रीली अवेलेबल होता है और किसी प्रोटीन या फिर एनाइन के साथ बाउंड नहीं होता। ये बॉडी के वेरियस फंक्शन के लिए डायरेक्टली अवेलेबल और एक्टिव फॉर्म में
होता है, ठीक है। बॉडी में जो है टोटल कैल्शियम हमारे पास दो फॉर्म से होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाउंड कैल्शियम और आयोनाइज्ड कैल्शियम। बाउंड कैल्शियम जो है ये प्रोटीन या फिर एनाइंस, प्रोटीन में मेनली हम एल्बुमिन की बात करें या फिर एनाइंस की बात करें, जो जिसमें मेनली हम फॉस्फेट की बात करेंगे, इनके साथ बाउंड होता है, ठीक है। और जो आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है ये फ्रीली अवेलेबल और फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है, जो कि बॉडी के सेल्स ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आयोनाइज्ड कैल्शियम हो गया। देन उसके बाद मैग्नीशियम जो है Mg2 पॉजिटिव, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है सीरम और ब्लड में 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फेट का 2.7 to 4.5 mg पर डेसीलीटर। एनाइन गैप जो है, पहले एनाइन गैप होता क्या है, एक तरीके का टेस्ट भी माना जाता है जो ब्लड में किया जाता है, जिससे हमें जो पॉजिटिवली चार्जेड और नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बीच डिफरेंस का पता लगता है, जिससे हमें जो है पीएच ढूंढने में, बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसमें हम पीएच की हेल्प से जो है उसको मेजर करते हैं, वहाँ से हमें जो है एसिड बेस बैलेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका कितना वैल्यू होता है नॉर्मल 5 to 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। नाउ ये जो दो पैरा है ना यहाँ पे, इनको मैं समझाने से पहले आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, देन उसके बाद हम वापस बुक पे आएंगे, ठीक है। ये वही लिखा है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है, अच्छे से लिखा है फ्लो चार्ट में, ताकि आपको समझ आए पहले, उसके बाद बुक में आपको अच्छे से समझ आएगा। ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक लेबॉरेटरी जो होती है, लैब जो होती है, उसमें कुछ यूनिट्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर करने के लिए। क्या किया जाता है, यूनिट्स का यूज़ किया जाता है मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर करने के लिए। कहाँ पे, लैब में। तो कौन से यूनिट्स होते हैं, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, mg पर 100 ml या mg पर डेसीलीटर। क्यों, क्योंकि 1 डेसीलीटर 100 ml के बराबर होता है। और मिली मोल पर लीटर, ये यूनिट्स मेजर किए जाते हैं, ये यूनिट्स जो है यूज़ किए जाते हैं लैब में। कहाँ पे, लैब में यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर करने के लिए, आया समझ। देन ये जो मिली इक्विवेलेंट है, ये जो पहला है ना यूनिट मिली इक्विवेलेंट, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ होता है, ये मेजर करता है कैटाइंस और एनाइंस की एबिलिटी को, जो कि कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहा मैंने कहा ये जो मिली इक्विवेलेंट है ये मेजर करता है कैटाइंस और एनाइंस की एबिलिटी को, जो कि कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। देन मिलीग्राम mg जो है, इससे हमें आयन का वेट मिलता है। आयन का वेट मेजर करने के लिए हम mg का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मिली मोल्स जो है, जैसे आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, मोल्स को छोटा किया, मतलब मिली में कन्वर्ट किया। देन यहाँ पे जो वेट ग्राम्स में होता था उसको भी हमने छोटा किया, मतलब mg में रखा। लेकिन किसका, ये इलेक्ट्रोलाइट का वेट है, देन अपॉन इसी इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मिली मोल्स हमें किसके बराबर मिलेंगे, मिलीग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन इट इज मॉलिक्यूलर वेट। समझ आ रहा है, ठीक है। शायद आपको समझ नहीं, ये दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि मिली मोल्स जो हैं वो कैसे मिलते हैं, हम वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन mg अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट से निकालते हैं। वेट किस में रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, mg में, क्योंकि मिली मोल्स, यहाँ पे मोल्स को छोटा किया, मतलब यहाँ पे वेट को भी मिली में करना पड़ेगा, मिलीग्राम्स लिखा, ठीक है। देन मिली इक्विवेलेंट जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि ये ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। देन उसके बाद चूँकि क्लिनिकल लैब्स जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा को यूज़ करके, है ना, क्योंकि क्लिनिकल लैब्स जो होते हैं, लेबॉरेटरीज जो होती हैं, वो ब्लड प्लाज्मा को यूज़ करते हैं लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करने के लिए। फिर से कहता हूँ, क्योंकि क्लिनिकल लैब्स जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा का यूज़ करके लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जो है डिटरमाइन करते हैं। बट यहाँ पे याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत, ध्यान रखना कि ये क्या है, ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स जो आती हैं उनमें किसके लेवल्स, हम किन इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स मिलते हैं, वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें पता लगता है, ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी पर्टिकुलरली किसकी बात करी है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उनमें 3 आते हैं। पहला कौन सा था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, दूसरा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड था, तीसरा था ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी बात करी है, जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड होता है उसकी बात की है, मतलब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। क्योंकि आपको पता है ये क्लिनिकल, अगर आपने ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। तो ब्लड सैंपल कहाँ से लेते हैं, वेन से ही लेते हैं ना, तो वो तो एक ब्लड वेसल है, तो वहाँ से जब हम लेते हैं तो वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है। वहीं से हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो वहाँ से फिर टेस्ट आता है उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, वही जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड की बात करी है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो दूसरा पैरा है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे देन कंपोजिशन, दूसरे पैरा में हमारे पास कंपोजिशन की बात करी है, ठीक है। देन कंपोजिशन में क्या लिखा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें कौन से मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर सोडियम Na पॉजिटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। इसमें कौन से मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, पोटेशियम K पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, फॉस्फेट PO4 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। इनका आपने सबका नॉर्मल वैल्यू याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे आपका वाइवा हो, चाहे आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो, कहीं पे भी जो है इसमें हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ माइनर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन से माइनर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम, है ना, पोटेशियम कैल्शियम, है ना, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। और यहाँ पे कौन से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन से माइनर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ठीक है। देन यहाँ पे एक बात ये यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो
हमारे पास फ्लूइड कौन कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये मैंने सेल्स बनाई हैं, ठीक है, ये सेल्स बनाई है, इनके अंदर सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक है, ये फ्लूइड क्या कहलाता है, इंट्रा सेलुलर, जो विद इन द सेल्स प्रेजेंट होता है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है, जो सेल्स के बीच प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन सा आता है, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल्स के बीच होता है, जो मैंने बना लिया। देन उसके बाद कौन सा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है, जो वेसल्स में होता है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर ही हुआ ना, जो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल है ना, इसमें भी कौन से आरबीसीज हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज हो सकती हैं, प्लेटलेट्स हो सकती हैं, है ना, वो भी तो इसके अंदर हैं। उनके बाहर भी जो ये जो प्लाज्मा है यहाँ पे है ना, ये प्लाज्मा है, ये भी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही है, ठीक है ना। ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने ब्लड कैपिलरी बनाई है, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये जो कैपिलरी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, नहीं मैं वो बाद में डिस्कस करता हूँ, ये आप याद रखना, ठीक है। ये कैपिलरी जो है ये क्या होती है, परमिएबल होती है। ये क्या होती है, परमिएबल होती है, मतलब यहाँ से यहाँ ब्लड जा सकता है। ये ब्लड वेसल के बाहर जो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये प्लाज्मा से क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल, मतलब कि ये यहाँ जा सकता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर जा सकता है, और ये जो प्लाज्मा है ये इससे बाहर आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। देन उसके बाद एक और बात कही थी कि प्लाज्मा जो है उसमें एक प्रोटीन अल्बुमिन प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट्स में, और जो ये यहाँ पे जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड मतलब प्लाज्मा की मेन चीज़ है ना, यहाँ पे प्लाज्मा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एल्बुमिन एक मेन प्रोटीन लार्ज अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बिटवीन द सेल्स जो फ्लूइड है, उसमें मिनिमल अमाउंट्स होगा या तो कुछ भी नहीं होगा प्रोटीन का, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेना, ठीक है, देखो वही लिखा है यहाँ पे जो हमने पढ़ा, देखो, लेबोरेटरीज मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स इन मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर्स और मिलीमोल्स पर लीटर की लेबोरेटरीज में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर करने के लिए इन वैल्यूज़ का, इन यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, जो मैंने बता दिया। मिली इक्विवेलेंट्स जो है वो हमें दिखाता है कैटायंस और एनायंस की एबिलिटी को, जो कि मिलके जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। वाइल मिलीग्राम जो है उससे हमें वेट किसका मिलता है, आयन का। मिलीमोल्स रिप्रेजेंट करते हैं मिलीग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जो मैंने बता दिया है ना, क्योंकि हमने मिलीमोल्स लिखा, यहाँ पे मिलीग्राम्स लिखा, डिवाइड बाई किससे किया था, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। क्लिनिकली जो है मिली इक्विवेलेंट सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, जो मैंने बता दिया, क्योंकि ये क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये आसान होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। देन सिंस क्लिनिकल लेबोरेटरीज में ब्लड प्लाज्मा यूज़ होता है लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को डिटरमाइन करने के लिए, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कि टेस्ट रिपोर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वहाँ पे भी कौन सा, पर्टिकुलर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद द कंपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें प्राइमरली मतलब मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, जो मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखो, है ना, ये जो है देखो मैंने बता दिया, सोडियम, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। देन उसके बाद स्मॉल क्वांटिटीज़ में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मतलब माइनर क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हो सकती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड सल्फेट, ये मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पे बुक पे नहीं लिखा था लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो माइनर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, याद रखना। देन उसके बाद कह रहा है प्लाज्मा, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने समझाना था, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेन्स ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सोल्यूट्स। प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये देखना यहाँ पे, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सोल्यूट्स। क्यों कहा है, क्योंकि ये जो कैपिलरी होती है, जो ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन होता है, ये कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होता है ये परमिएबल होता है ना, इसमें पोर्स होते हैं जो कि इसको अलाउ करते हैं, क्या एलो करते हैं इसकी फ्लूइड की मूवमेंट को। तो यहाँ के इलेक्ट्रोलाइट्स कभी यहाँ हो सकते हैं और यहाँ के यहाँ हो सकते हैं, मतलब ये सेम फ्लूइड बन जाता है एक तरीके से, जहाँ पे फिर इलेक्ट्रोलाइट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो होंगे वही प्लाज्मा में आ जाते हैं, तो इनका कंसंट्रेशन प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेम बन जाता है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो या सोल्यूट हो, ठीक है, यही कहा था यहाँ पे। लार्ज अमाउंट्स ऑफ एल्बुमिन, देन उसके बाद लार्ज अमाउंट्स ऑफ एल्बुमिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में, जो मैंने बता दिया था। वाइल इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें मिनिमल अमाउंट्स और नो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आया समझ, ये था आज का हमारा वीडियो, इसको यहीं पे रोकते हैं। तो अगली वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हमारे पास मेनली जो फ्लूइड के ट्रांसपोर्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसका अगला वीडियो जो है कि इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर पसंद ना भी आए तो डिसलाइक करके कमेंट में लिख सकते हो कहाँ पे कमी रह गई है, कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं जवाब देने की, या फिर अगला वीडियो जो होगा उसके पहले ही हम वो आपकी जो कोई भी क्वेरी होगी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।